इस पेन ड्राइव में मैंने कॉपी करके ये रेडी एपीआई का सेटअप दिया हुआ है, ठीक है। तो 100 पीवाई का ले लेना फिर से अभी। तो 100 पीवाई रेडी एपीआई में डिफरेंस ये है कि 100 पीवाई जो है वो ओपन सोर्स टूल है जिसका काम है मैनुअल टेस्टिंग के लिए पर्पज़ में यूज़ होता है, ठीक है। बट रेडी एपीआई जो है वो स्पेशली फॉर ऑटोमेशन है। अगर आपको ऑटोमेशन करना है रेडी एपीआई में, मतलब एपीआई की ऑटोमेशन करना है, तो उसके लिए सेपरेट टूल इसने दिया रेडी एपीआई का, तो जिसमें आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। और ये पेड टूल है, ये ओपन सोर्स नहीं है। तो इसको जब भी आप इंस्टॉल करोगे 15 दिन के लिए मिलेगा, सिर्फ 15 डेज। तो उससे अच्छा है कि हमें क्या करना है कि इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, 15 दिन में जो भी प्रैक्टिस करनी है करनी है। तो मतलब आज कल में हमें ये टूल ख़त्म करना ही करना है, चाहे जैसे भी, ठीक है। इवन बहुत वॉस्ट टूल है ये, बहुत सारे फीचर्स हैं, बट मैं मेन फीचर्स को कवर करूँगा क्योंकि ज़्यादातर हमें टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये लाइसेंस्ड है। तो कंपनी में अगर लाइसेंस टूल है तो सपोर्ट हमें मिल जाता है, इसके ट्यूटोरियल्स बहुत अवेलेबल हैं। तो हम ओपन सोर्स जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन जैसे रेस एस्योर्ड वगैरह जिस पे एक्चुअल में ऑटोमेशन हमें कंपनी में करनी होगी, हम उस पर ज़्यादा टाइम दे लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमें इस पर कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले काम क्या है कि इस रेडी एपीआई के सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है और ये 15 डेज़ या 14 डेज़ का ट्रायल देगा जिस पे हमें काम करना है। तो सिंपल सा मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो रेडी एपीआई जस्ट मैं यहाँ से लॉन्च करूँगा। तो जैसा मैंने बताया कि ये सेम अर्लियर इस टूल का मतलब लास्ट 3 ईयर बैक इस टूल का नाम था 100 पीवाई प्रो। मतलब 100 पीवाई के 2 वर्जन थे, 100 पीवाई ओपन सोर्स, 100 पीवाई प्रो फॉर ऑटोमेशन। बट वही कॉन्सेप्ट को रीनेम करके इन्होंने रेडी एपीआई कर दिया। तो इसके अंदर लोड टेस्टिंग वगैरह भी सारी चीज़ें कवर्ड है, एक ही टूल में सारे ऑप्शन है। तो रेस्ट और सॉफ्ट दोनों टाइप के रिक्वेस्ट की ऑटोमेशन हम इसमें कर सकते हैं। तो अगर कोई भी एक टाइप की ऑटोमेशन अगर आप कर लेते हो तो सिमिलर टाइप के ऑपरेशंस आपको दोनों पे करने हैं, दोनों, क्योंकि दोनों पे दोनों एपीआईज हैं। चलेगा रेडी एपीआई, चलेगा, बट लेटेस्ट रखो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 2.7 भी एक्सपायर हो गया होगा ना कि लाइसेंस्ड है वो? मुझे बस मैंने भी सर्च किया तो दिख रहा है ऑफिस लैपटॉप में। ओह, तो उसमें लाइसेंस होगा वो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, तो तुम यूज़ कर सकते हो। तो आपकी ऑटोमेशन होती है क्या रेडी एपीआई पे? मैंने भी किया। अच्छा, ऑफिस में होता है, तो फिर इंस्टॉल कैसे है? कंपनी पॉलिसी ज़बरदस्ती डाल के लाइसेंस खराब करेगी? नहीं, मैंने अभी सर्च किया, कंपनी पोर्टल में है, उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके। तो ये इसका इंटरफेस लॉन्च हो गया। तो मैंने इसीलिए फ्राइडे को, कल ही मैंने इसको इंस्टॉल किया था या परसों शायद इंस्टॉल किया था कि जिससे कि एटलीस्ट ये वीकेंड निकल जाए, ठीक है। हाँ, रेडी एपीआई सिर्फ एक से इंस्टॉल करोगे सारा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन दे रहा है बाई नाउ या समथिंग, ठीक है भाई, मुझे नहीं करना है, 12 दिन चाहिए हमें बस, ठीक है। यहाँ से मैंने क्लोज किया। तो यहाँ से ये सबको सारे ऑप्शंस देता है कि डायरेक्ट यहाँ से आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो और सारे काम यहीं से, मतलब एक पूरा एंड टू एंड सेटअप बना के दे देगा आपको क्या करना है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ नॉर्मली कि प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ से सिंपली आप क्या करो, क्रिएट फंक्शनल टेस्ट, और यहीं से ऑप्शन आता है कि एंड पॉइंट रेस्ट एपीआई करना है कि विजुअल से काम करना है, किस पे काम करना है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस दे दिया। तो लेट्स से कि हमें विजुअल पे काम करना है, तो स्टार्ट करो। तो यहाँ से ये पूछेगा कि कौन सी, हाँ ऑटोमेशन के लिए, क्योंकि रेडी एपीआई भी अच्छा है, बट अगर किसी को कमर्शियल टूल चाहिए तो ये इजी है काम करना, कि कोडिंग वोडिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टूल में ही फीचर है कि सारी चीज़ें ये अपने आप करके देगा, तो आसान है। बट अगर आपको ओपन सोर्स चाहिए तो रेस्ट एस्योर्ड वगैरह यूज़ करो, तो कस्टमाइज फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, जैसे
सिंपल पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का फ्रेमवर्क हमने बनाया था सेलेनियम यूज़ करके। तो वैसे रेस्ट एश्योर्ड सिर्फ आपकी एक लाइब्रेरी है, जैसे सेलेनियम में एक लाइब्रेरी है, तो बाकी का कोड आपको ही लिखना होगा। तो यहाँ से फिर से मैं फंक्शनल टेस्ट क्रिएट करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ, प्रेस नाउ फिर से। तो यहाँ से मुझे पास करना है WSDL, इसकी विजुअल फाइल। तो विजुअल फाइल के लिए हमें यहाँ से क्या करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है। API टेस्टिंग में जाना है, कोई भी विजुअल फाइल उठा लो, जैसे हमारे पास ये कंट्री इन्फो लास्ट टाइम जो कर रहे थे, उस विजुअल फाइल को यहाँ से लिया, नेक्स्ट करो। ये विजुअल फाइल पूरा लोड करेगा और ये ऑप्शन दे रहा है ऐड ए न्यू प्रोजेक्ट करना है, ठीक है कर लो। अब यहाँ से ये कॉन्फ़िगरेशन भी साथ के साथ करवा देता है कि आपको वेरीफाई करना है 200 कोड, क्योंकि 200 कोड आपका वैलिड होता है, तो आपको करना है स्कीमा कंप्लायंस करना, मान लो छोड़ दो, SLA नहीं करना, नॉट सॉल्व करो। ये सारे असर्शंस है जो बाय डिफ़ॉल्ट असर्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये सारे काम बैकएंड में खुद ही करके दे देगा जो डिफ़ॉल्ट असर्शंस यूज़ करने हैं। तो ये पावरफुल टूल है एक तरीके से कंपेयर टू SOAP-UI, क्योंकि उसमें यही सारी चीज़ें हमें हर टेस्ट केस के लिए मैन्युअली जाके करना था। तो ये असर्शंस बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लगा के दे रहा है कि जो कॉमन असर्शंस है जो आपको यूज़ करने चाहिए। तो जैसे वैलिड HTTP स्टेटस कोड, कि क्या स्टेटस कोड आ रहा है 200, ठीक है, तो वैलिड है, हमें सब में चेक करना होता है। तो हर टेस्ट केस के लिए जाके मैन्युअली करोगे, अच्छा है कि सेटिंग कर देगा। स्कीमा कंप्लायंस का मतलब होता है कि जो आपकी रिक्वेस्ट होती है उसका फॉर्मेट क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपकी SOAP रिक्वेस्ट है, तो SOAP रिक्वेस्ट के मेन पार्ट क्या क्या होते हैं। तो SOAP रिक्वेस्ट में सबसे पहला, जैसे अगर स्ट्रक्चर की बात करें, SOAP रिक्वेस्ट में सबसे पहले क्या होता है, इन्वेलप। इन्वेलप क्या करता है कि एक, जैसे कोई इन्वेलप होता है ना जिसमें हम चीज़ें रखते हैं, चिट्ठी वगैरह भेजते थे पहले, तो एक इन्वेलप हमें चाहिए होता है ना, सबने यूज़ किया। तो ये एक इन्वेलप हो गया जिसके अंदर हमें क्या करना होता है कि मैसेज भेजना होता है। इन्वेलप के अंदर क्या होती है, बॉडी होती है, और बॉडी के अंदर हमारा मैसेज होता है। ये SOAP का हमारा स्ट्रक्चर होता है कि कोई भी SOAP रिक्वेस्ट होगी तो वो सबसे पहले इन्वेलप होगी, उसके बाद बॉडी होगा, उसके अंदर मैसेज होगा। तो क्या हम ये हमारी एक स्टैंडर्ड हो गया, तो इसी को बोलते हैं स्कीमा, कि पर्टिकुलर कोई भी रिक्वेस्ट है तो उसकी स्कीमा क्या है। तो स्कीमा का मतलब हो गया कि उसका स्ट्रक्चर, उसके फॉर्मेट, क्या क्या टैग्स यूज हो रहे हैं। तो अगर वो स्कीमा पूरा का पूरा वैलिडेट करना है तो उस केस में ये असर्शंस यूज होता है स्कीमा वेरीफाई करने के लिए। रिस्पॉन्स SLA असर्शंस होता है कि मान लो अगर आपको साथ के साथ ये चेक करना हो कि आपकी API कितने टाइम में रिस्पॉन्ड कर रही है, कि आपको टेस्टिंग करना है, साथ के साथ ये भी चेक करना है कि आपकी API 500 मिलीसेकंड से पहले रिस्पॉन्ड कर जाए। तो यहाँ से रिस्पॉन्स SLA जब आप चेक करोगे तो यहाँ मैक्सिमम टाइम आपको देना होगा कि लेट्स से डिफॉल्ट 200 मिलीसेकंड है, अगर 200 मिलीसेकंड्स में API रिस्पॉन्स नहीं किया तो API फेल हो जाएगी। तो बेस्ड ऑन आपका सर्वर कैसे रिस्पॉन्ड करता है कि आपकी पर्टिकुलर API का क्या क्राइटेरिया है कि कितनी देर में रिस्पॉन्स करना चाहिए इसको, तो यहाँ पे भी आप टाइम लिमिट डिफाइन कर सकते हो। तो लेट्स से मैं दे देता हूँ तो 1000, मतलब 1 सेकंड के अंदर एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करें, नहीं तो टेस्ट केस फेल होने लगेंगे। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट है, जरूरी है तो आप यूज़ करो, नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ से नॉट सॉल्व फॉल्ट, इसका मतलब है कि जब कभी हम रिक्वेस्ट पैरामीटर गलत पास करते हैं तो वो बताता है, एक फॉल्ट एरर करके देता है। तो वो एरर हमें चाहिए इग्नोर करना है कि नहीं करना है, उसकी भी टेस्टिंग करनी है कि नहीं करनी है, तब आप वो भी असर्शंस लगा सकते हो। बट फॉर टाइम बिंग ऐसे हमारे पास कम से कम 20 से 25 असर्शंस हैं जो भी हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इनको यूज़ नहीं करते, बाय डिफॉल्ट इसको यूज़ कर रहा हूँ HTTP 200 को। फिर यहाँ से हाँ, तो ये 200 इसमें बाय डिफॉल्ट है, लेकिन हर एक API की अपनी SLA होगी, क्योंकि बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, कितना डेटा लेके जा रहा है, किस सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा। तो SOAP-UI में, मतलब रेडी API में डिफॉल्ट SLA तो 200 इसने दे रखा है। तो इससे भी फास्ट हो सकती है, और हो सकता है कि 1 सेकंड में भी हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आए। फिर नेक्स्ट करो तो ये पूछता है कि सिंगल टेस्ट केस क्रिएट करना है कि मल्टीपल टेस्ट केस क्रिएट करना है। ईच ऑफ योर API विल हैव इट्स ओन टेस्ट केस, सारे API के अपने टेस्ट केसेस करने हैं कि ऑल ऑफ योर API रिक्वेस्ट विल बी कंटेन वन टेस्ट केस। तो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेट्स से अगर सिंगल टेस्ट केस करना है तो फिनिश कर दो। तो ये क्या किया कि स्टार्टिंग में ही आपको पूरा का पूरा बना के दे दिया, और सीधे सीधे यहाँ से डेटा भी ऐड कर सकते हो टेस्ट केसेस में, मतलब ऑन वन गो जैसे ही ओपन करोगे पूरा प्रोजेक्ट सेटअप कर देगा ये।
जो काम हम शॉप यूआई में मैनुअली करते थे, और यहाँ से डायरेक्ट आप रन भी कर सकते हैं कि जो सेटअप अभी बना हम उसको रन करके भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये 1 बाय 1 एक एक करके देखो सारे रिक्वेस्ट को रन कर रहा है और पूरा पास करते चला जा रहा है। तो हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट उठाया, सीधे असर्शन सेट किया और रन कर दिया, तो पूरा का पूरा 1 को सेटअप हो गया ना। अदरवाइज हम शॉप यूआई में क्या करते थे कि मैनुअल प्रोजेक्ट बनाते थे, फिर टेस्ट सूट बनाते थे, फिर टेस्ट केसेस नेस्टेड करते थे, फिर वो ये स्ट्रक्चर पूरा बना के हमें देता था। बट ये शॉप यूआई में क्या हुआ, रेडी एपीआई में ये फीचर की इनबिल्ट फीचर है जो पूरा का पूरा सेटअप करती है। नहीं तो यही काम हम मैनुअली भी कर सकते थे, सिंपल सा यहाँ पे जाके फाइल न्यू प्रोजेक्ट करते, न्यू प्रोजेक्ट, फिर यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम दो, फिर यहाँ से आपका यूआरएल दो, फिर क्रिएट प्रोजेक्ट करो, फिर टेस्ट सूट बनाओ, फिर टेस्ट केसेस मैप करो, सारे काम जो जैसे शॉप यूआई में करते थे। तो वो सारे काम हम यहाँ मैनुअली भी कर सकते हैं, बट शॉप क्योंकि ये पेड टूल है इस वजह से इसके पास फीचर है कि ये ऐसी भी चीज़ें करके दे सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो कोई भी प्रोजेक्ट है डिफॉल्ट सेटअप ये करके दे देगा। तो सपोज करो कि हमने यहाँ पे शॉप यूआई प्रोजेक्ट बनाया और इस प्रोजेक्ट में ये हमारे पास एक टेस्ट केसेस के सारे टेस्ट केसेस हमारे पास पड़े हुए हैं जिनकी हमें टेस्टिंग करनी है। तो 1 बाय 1 यहाँ से अगर आप जो हमने इसको डिफ़ॉल्ट अभी एग्जीक्यूट किया तो इसके प्रोजेक्ट पे जाओ, तो यहाँ से हम इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं कि पर्टिकुलर हर एक सर्विस जो रन हुई है सारी पास हुई हैं। किसी का भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अगर आपको देखना है तो यहाँ से ओपन करके आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर इसने क्या रिक्वेस्ट किया और यहाँ से रिस्पॉन्स क्या आया। तो रिस्पॉन्स में देख रहे हो क्या आ रहा है, कंट्री नॉट फाउंड, बट फिर भी अगर इसके रॉ में जाओ तो स्टेटस कोड हमेशा 200 आ रहा है जिसलिए सारे पास बता रहा है, बट डेटा हमने यहाँ से पास नहीं किया। सिंपल है। तो ये एक प्रोजेक्ट समझ में है कि प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुआ। अब हमें क्या करना है कि बेसिकली कुछ फीचर्स इसके अंदर जो पावरफुल फीचर्स हैं उनके बारे में समझना है, जैसे कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करते हैं। स्टेटस कोड तो आएगा ना 200 क्योंकि सर्विस इंटरेक्ट कर रही है, तो एसर्शन हमने 200 लगाया था, 200 आ रहा है तो मतलब सही पास हो रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड एसर्शन हमने नहीं लगाया था क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो 200 मिल रहा था इसलिए सारा पास किया, क्योंकि डाटा नहीं पास किया तब भी तो 200 रिस्पॉन्स तो आएगा ना कि डाटा कम्युनिकेट तो कर रहा है ना सर्वर प्रॉपर। तो पहला टॉपिक आज हमें कवर करना है क्या कि सारी प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करेंगी, प्रॉपर्टीज़ फाइल इसके अंदर क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है। उसके बाद हमें पैरामीटराइजेशन करना है। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि स्मिता ने पूछा था कि हमें सारा डेटा अगर एक्सेल में पास करना हो और फिर उसको आइट्रेट करना हो मल्टीपल सेट ऑफ डेटा को, फिर लूप में रन करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, पैरामीटराइजेशन पढ़ते हैं, बट उससे पहले हम पढ़ते हैं असर्शंस, कितने टाइप के असर्शंस हैं और असर्शंस लगाते कैसे हैं। ठीक है, और कौन से असर्शंस कब यूज़ करेंगे। इसके बाद फिर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे पैरामीटराइजेशन हो गया, फिर डेटा जनरेटर कैसे इसमें काम करता है, फिर हम पढ़ सकते हैं डेटा सिंक वगैरह, डेटा सिंक कैसे काम करता है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट का रिस्पांस दूसरे रिक्वेस्ट में कैसे जाएगा, इंटरडिपेंडेंट नेस्टेड कैसे बनाएंगे कि जैसे मान लो कि आपने एक एपीआई रन किया कि एक ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर नंबर मिल गया, वो ऑर्डर नंबर के यहाँ पे हमें और सिर्फ कितने सारे काम करने हैं, तो अब वो ऑर्डर नंबर फर्दर किसी दूसरे रिक्वेस्ट का इनपुट बन जाए वो डेटा, ऐसे नेक्स्टेड में कैसे हमारी चीज़ें चलेंगी। तो एटलीस्ट ये, इसके बाद ग्रूवी कॉन्सेप्ट टारगेट करते हैं कि एटलीस्ट आज इतनी चीज़ें हम कवर कर पाएँ, मेन चीज़ें। ठीक है, और साथ के साथ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह कैसे बनते हैं ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं, वर्क स्पेस प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं, पैरेलल एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें साथ के साथ होती रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेट्स से असर्शंस पे हम काम करें, तो असर्शंस कैसे काम करेगा। तो मैं सारा का सारा प्रोजेक्ट अभी जैसे हमारे पास ये विजडल है, तो विजडल मतलब सॉफ्ट रिक्वेस्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सॉफ्ट रिक्वेस्ट पे काम करेंगे सेम तरीके से हम रेस्ट पे भी काम करेंगे। तो क्योंकि सॉफ्ट यूआई स्पेशली डिज़ाइन किसके लिए है, सॉफ्ट के लिए। ठीक है, तो इस टूल में हम फोकस कर लेते हैं सॉफ्ट रिक्वेस्ट को, बाकी जब पोस्टमैन और रेस्ट एश्योर्ड वगैरह आएगा तो उस पर हम पूरा का पूरा फोकस रेस्ट पे रखेंगे, तो जिससे दोनों कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा डिटेल में। ठीक है, चूंकि सेम काम जैसे इसमें सॉफ्ट में करेंगे, सेम टारगेट मतलब
तरीका काम करने का रेस्ट के लिए भी सेम रहेगा। तो जैसे हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया, तो ये ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट था कि हमने डायरेक्ट इंपोर्ट किया, सेटअप के यूटिलिटी के थ्रू रन करके एक प्रोजेक्ट बनाया। नाउ एक प्रोजेक्ट अगर हमें मैन्युअली क्रिएट करना है, तो लेट्स से कि हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ पे डेफिनेशन दिया। तो लेट्स से कि एक प्रोजेक्ट है हमारे पास ये इसलिए प्रोजेक्ट आसान है क्योंकि इसमें जैसे हम जावा पढ़ते आए तो हमेशा हम कैलकुलेटर की बात करते आए हैं कि कैलकुलेटर में कैसे काम होता है। तो कैलकुलेटर वाला एग्जांपल आपके दिमाग में सेट हो चुका है कि कैलकुलेटर समझ में आने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कैलकुलेटर लगे तो बड़ी छोटी सी एपीआई है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन और मल्टीप्लिकेशन। तो समझ में आएगा कि एपीआई के कॉन्सेप्ट में फिर फंक्शनलिटी कैसे हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये यूआरएल पास किया, तो ये ऑनलाइन यूआरएल आपको मिल जाएगा। तो सेम सेटअप को अगर आपको घर पे भी टेस्ट करना है तो प्रॉपर इजी मैनर में आप समझ सकते हो पूरी एपीआई को, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये यूआरएल यूज़ करोगे, न्यू डेफिनेशन, और यहाँ से नाम दे दो प्रोजेक्ट का, लेट से कैलकुलेटर, और यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। तो ये क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। तो प्रोजेक्ट बन गया। तो ये अभी प्रोजेक्ट जो बना हुआ है, अब यहाँ से अगर देखो इसको रन करने की कोशिश करो तो ये रन नहीं होगा क्योंकि इसके टेस्ट सूट वगैरह तो बने नहीं है। नॉर्मल प्रोजेक्ट हमने इंपोर्ट किया और जब ऑटो अभी स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो वो हर चीज़ बना के हमें दे दिया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर इसमें हमें काम करना है तो सबसे पहले हमें इस प्रोजेक्ट को, लेट से यहाँ पे 2 हैं ऐड डिवाइड्स, इसमें से एक को डिलीट कर सकते हैं कि हमें एक ही चीज़ चाहिए। तो इसमें डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दो या रखे रहो, ऐसे ही डिलीट क्यों करो। तो लेट से कैलकुलेटर SOP 1.2 है या ये वाला प्रोजेक्ट है, इसको हमें पहले क्या करना होगा, टेस्ट सूट में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जनरेट टेस्ट केस। तो यहाँ से सिंगल टेस्ट केस विथ 1, इसमें क्या होगा कि एक ही टेस्ट केस में सारे रिक्वेस्ट आ जाएंगे, हमें अलग अलग नहीं बनाना है क्योंकि ये सारे इकट्ठे रन करने हैं हमें, राइट। तो नेस्टेड ऑप्शन चूज़ किया और ओके कर दो और यहाँ पे नाम दे दो। तो लेट्स से मैंने नाम दे दिया कैलकुलेटर शॉप टेस्ट सूट, ओके कर दिया। यहाँ से टेस्ट सूट हमारा बन के आ गया और इसके अंदर जाके देखो तो जनरली क्या होता है, ये हमारा प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट हायरार्की क्या होती है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, सूट के अंदर क्या होगा, टेस्ट केस, और ये बाकी स्टेप्स। तो ये इसकी हायरार्की होती है। तो यहाँ पे ये हमारा टेस्ट केस है और एक ही टेस्ट केस है जिसमें हम एक तरीके से इंड टू इंड हो गया, इंड टू इंड टेस्ट केस हो गया कि ये ऐड भी करेगा, डिवाइड भी करेगा, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट भी करेगा। तो सीक्वेंस हम अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप से सेट कर सकते हैं कि पहले ऐड करे, फिर सब्ट्रैक्ट करे, फिर मल्टीप्लाई करे और फिर डिवाइड करे, समथिंग ऐसा हमने कॉन्सेप्ट बनाया। तो ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, ये 4 एपीआई हमें टेस्ट करनी है 1 बाय 1। तो सीधे सीधे प्रोजेक्ट पे जाओ, राइट क्लिक करो, जनरेट टेस्ट करो। तो अब काम करते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया टेस्ट स्विट। तो अगर इसको हम यहाँ से अब रन करने का ऑप्शन आ गया तो पूरे के पूरे स्विट्स को हम यहाँ से रन कर सकते हैं। सिंपली रन पे क्लिक करो तो सारे के सारे रन हो गए, सारे पास बता रहे हैं, बट ये ग्रीन में नहीं हुआ क्योंकि कोई असर्शन हमने यूज़ नहीं किया। तो अगर जाके ट्रांजैक्शन लॉग में देखो तो ये सारे के सारे इसके स्टेटस क्या बता रहे हैं, अननोन, इसलिए क्योंकि हमने कोई असर्शंस नहीं यूज़ किया तो पता नहीं कि ये पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। तो बट अगर किसी को भी ओपन करना है यहाँ से तो देख सकते हो कि रिक्वेस्ट में हमने कुछ पास नहीं किया और रिस्पॉन्स में भी कुछ आया नहीं क्योंकि कोई वैलिडेशन नहीं, बट ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें डेटा पास करना है, जैसे लास्ट टाइम हम मैनुअल टेस्टिंग कर रहे थे, ठीक है। तो एक प्रोग्राम को पहले मैं मैनुअली टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसे डेटा पास कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेट्स से क्या किया यहाँ पे कि सिंपली ऐड की बात मैं कर रहा हूँ। ये ऐड टेस्ट केस है, तो ऐड टेस्ट केस में ये डिफ़ॉल्ट XML है। तो XML की जैसे मैंने बात किया तो XML का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्कीमा क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इन्वेलप। तो इन्वेलप आ गया, इन्वेलप के अंदर बॉडी होता है और बॉडी के अंदर ये सारे क्या होती हैं, मैसेज है। तो यही स्ट्रक्चर ये यूज़ करता है सब। तो ये XML पूरा का पूरा ये कोड है, ये राम में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और यहाँ से फॉर्म में जो जो फील्ड होंगे उनके फॉर्म आ जाएंगे कि डायरेक्ट डेटा आप यहाँ से पास कर सकते हैं। तो जैसे ऐड है तो लेट से मैंने यहाँ पे 3 पास किया और यहाँ पे मैंने 5 पास किया। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 8। तो यहाँ से जाके देखो तो रिजल्ट क्या आ गया, 8। अब XML